एक दफा का जिक्र है, सर्दी इतनी ज्यादा थी कि जिस्म के आर पार हो रही थी, और वो तो एक पहाड़ी इलाका था, वहां तो हद से ज्यादा सर्दी थी। मैं गाड़ी चलाते हुए यहां वहां खूबसूरत इलाके का जायजा भी ले रहा था। मैं इस पहाड़ी इलाके में पहली बार आया था, इसलिए अभी तक मैं कुदरती खूबसूरती से ना आशना था। शहर से मीलों दूर ये पहाड़ी खूबसूरत इलाका वाकई बहुत खूबसूरत था। खूबसूरत लंबे लंबे दरख्त, पहाड़ों की तह पे जिमी सफेद बर्फ इस इलाके की खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। मैं अपने एक दोस्त की शादी पे जा रहा था। हालांकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मगर उसकी हद से ज्यादा असरार पे मुझे मजबूरना ये फैसला करना पड़ा। सड़क भी सुनसान थी, हर तरफ खामोशी ने कब्जा जमा रखा था। परिंदों की चहचहाहट इस खामोशी को तोड़ने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अचानक बीच सड़क पे मेरी गाड़ी बंद हो गई, तो मजबूरना मुझे गाड़ी से नीचे उतरना ही पड़ा। मैं कोई प्रोफेशनल मैकेनिक नहीं था, लेकिन गाड़ी की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स वगैरह बहरहाल में ठीक कर ही लेता था। मगर इस दिन अजीब बात यह हुई, गाड़ी की बज़ाहिर हर शय ठीक थी, कहीं कोई भी खराबी मुझे नजर ना आई। फिर गाड़ी बंद होने की वजह मेरी समझ से तो बालातर था। काफी देर कोशिश करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि गाड़ी में कोई बड़ी खराबी हो गई होगी जो मुझसे ठीक नहीं होगी। अजनबी इलाका था, अजनबी रास्ते थे, मैं तो यहां किसी भी शय से वाकिफ न था। अगर कहीं कोई मोटर वर्कशॉप वगैरह था भी तो वो मेरी इल्म में तो ना था। ऐसे में मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, मैं अपने दोस्त को कॉल करके इसे इस सारे मसले से आगाह करूं। लेकिन सबसे बड़ी अजीब बात तो यह थी कि मुझे खुद नहीं पता था इस वक्त मैं कहां किस जगह खड़ा हूं, और अगर दोस्त ने पूछ लिया कि मैं कहां हूं, किस तरफ हूं, तो मैं इसे कम अज कम ये तो नहीं कह सकता था कि मैं बीच सड़क पे लंबे दरख्तों के पास खड़ा हूं, क्योंकि ये गैर मामूली निशानी ना थी। हर तरफ एक जैसे दरख्त, एक जैसे पहाड़ था। अभी मैं इसी कश्मकश में ही था कि मैंने अपने पीछे कदमों की चाप सुनी। मैंने गर्दन घुमाकर पीछे देखा तो दो नौजवान लड़के मेरी तरफ ही आ रहे थे। मुझे हैरत हुई, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले यहां इंसान तो क्या किसी जानवर तक का कोई वजूद न था, और ऐसे में ये इन दोनों ने आकर मुझे सलाम किया। सलाम का जवाब देने के बाद उन्होंने गाड़ी का मसला पूछा, तो मैंने भी बेअख्तियार उन्हें बता दिया। फिर इनमें से एक लड़का गाड़ी चेक करने लगा, और हैरत की बात यह थी 2 मिनट में ही गाड़ी बिल्कुल सही सलामत हो गई। आपका नाम क्या है भाई? मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, वो दोनों लड़के पीछे बैठे हुए थे। उन्हें भी इसी इलाके तक जाना था जहां मैं जा रहा था। उन्होंने मुझसे लिफ्ट मांगी। अब उन्होंने मेरी गाड़ी का मसला हल कर दिया था। ऐसे में उनको इनकार करना इंसानियत के खिलाफ था, इसलिए मैंने इन दोनों को लिफ्ट दे दी। कश्फ अली, मैंने जवाब दिया। मेरा नाम अहमद है और उसका नाम आसिफ। इस लड़के ने खुद ही अपना तारुफ कराया। आप इस गांव में पहली बार आ रहे हैं? अहमद ने एक और सवाल किया। हाँ, मैंने इस बार भी एक लफ्ज का जवाब दिया। एक तो मैं उन्हें जानता भी नहीं था, और दूसरा इस सुनसान सड़क पे वो दोनों कुछ भी कर सकते थे मेरे साथ। मुझ पे हमला करके मेरी गाड़ी भी छीन सकते थे। मेरे दिल में एक अजीब डर पैदा हो गया था। हालांकि वो शक्ल से बहुत शरीफ और पढ़े लिखे लग रहे थे। अब कार में बिल्कुल खामोशी थी। ना उन्होंने कोई सवाल किया और ना ही मैंने खुद से कोई बात शुरू की। एक बार मैंने बैक व्यूमर से इन दोनों को देखा। दोनों के चेहरों पे एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जिसका मतलब मैं नहीं समझ सका, और अगर इस वक्त में इन दोनों को गौर से देखता तो मैं समझ जाता कि वो दोनों। अब गाड़ी तकरीबन एक आबादी में दाखिल हो चुकी थी। वहां पहाड़ों के ऊपर पत्थरों से छोटे घर बने हुए थे, लेकिन कोई इंसान दूर दूर तक भी मुझे कहीं नजर ना आया। शायद सर्दी की वजह से अंदर छुपे बैठे हूं, मैंने खुद अपनी तरफ से अंदाजा लगाया। आबादी भी कोई इतनी ज्यादा ना थी। फिर मेरी गाड़ी एक कब्रिस्तान के पास वाली सड़क पे गुजरने लगी। दूर दूर तक फैला कब्रिस्तान अपने अंदर एक वहशत का समा लिए हुए था। वहां लाखों लोग अबदी नींद सोए हुए थे। अहमद ने काफी वक्फे के बाद एक सवाल किया, आपको कब्रिस्तान से डर लगता है? नहीं तो कब्रिस्तान से भला डरने की क्या बात है? ये भी तो हमारी तरह के इंसान ही हैं, और ये हमें कुछ नहीं कह सकते। मैंने संजीदगी से जवाब दिया, नहीं, कब्रिस्तान एक इबरत और वहशत का मकाम है, यहां हर इंसान को डरना चाहिए। वो पुरस्रार अंदाज में बोला,
नहीं, मुझे तो कभी डर नहीं लगा कब्रिस्तान से, और न ही कभी मेरे साथ कोई ऐसा वाकया पेश आया जिस वजह से मैं कब्रिस्तान से डरूं। आपके साथ पेश नहीं आया तो क्या किसी के साथ तो पेश आया होगा ना। कब्रिस्तान में खतरनाक रूहें होती हैं। वो अपनी बात पे डटा हुआ था और मैंने बेइख्तियार एक कहकहा लगाया। ये सब रूहें भूत वगैरह फिल्मों ड्रामों में होती हैं, असल जिंदगी में नहीं। अच्छा, आपके साथ कभी पेश आया ऐसा कोई वाकया? मैंने तजस्सुस से पूछा। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, उसके बाद आप फिर कभी नहीं कह सकोगे कि आपको कब्रिस्तान से डर नहीं लगता। उस वक्त उसकी इस बात का मतलब मैं नहीं समझ सका। ये आज से 30 साल पहले का वाकया है। इसी गांव में दो दोस्त थे, असद और फहद। असद शहर से अपने दोस्त फहद के पास अक्सर छुट्टियां गुजारने आया करता था, और इस दिन भी वो दोनों आराम से एक खूबसूरत पहाड़ी पर टहल रहे थे। नीचे कब्रिस्तान था, बहुत बड़ा कब्रिस्तान। यार असद, ये कब्रिस्तान भी अजीब चीज है। कल तक ये लोग हमारी तरह पैसा कमाने में, गाड़ियां खरीदने में या बंगले बनाने में मसरूफ थे, वही लोग मरने के बाद डर की तस्वीर बन जाते। असद की निगाहें भी नीचे कब्रिस्तान को देख रही थीं। फहद की बात सुनने के बाद इसने बेयकीनी से कहा, मैं नहीं डरता कब्रिस्तान से, खाली पत्थरों से भला क्या डरना। तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम अभी तक इस कब्रिस्तान की भयानक हकीकत से अनजान हो, फहद ने रवानी से कहा, और फिर जल्द ही इसे एहसास हो गया कि इसने असद के सामने एक गलत बात कह दी। कैसी भयानक हकीकत? असद ने तजस्सुस से पूछा। कुछ नहीं, रहने दो, फहद ने टालने की कोशिश की। नहीं नहीं, तुम बताओ मुझे कैसी हकीकत। असद का तजस्सुस बढ़ने लगा। देखो, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, आज तक रात के वक्त जो भी इस कब्रिस्तान में गया वो जिंदा वापस ना आया। असद ने कहकहा लगाया। तुम मुझे किसी डरूनी फिल्म की कहानी सुना रहे हो। ये हकीकत है, तुम यकीन करो ना करो। असद फहद एतमाद से बोला। मैं नहीं मानता। तुम भी मान लो कि ये जिन भूत कुछ नहीं होते। चलो ऐसा करते हैं, हम आज रात इस कब्रिस्तान में जाकर देखते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फहद को जिस बात का डर था, असद वही कह गया। आर यू ओके? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? चलो घर वापस चलते हैं, फहद ने घबराते हुए कहा। नहीं, अब तो बिल्कुल भी नहीं, अभी तो कब्रिस्तान का भूत देखना बाकी है, असद ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। बेवकूफ मत बनो फहद, ये कोई मजाक नहीं है। आज तक जो भी रात के वक्त इस कब्रिस्तान में गया वो कभी लूट कर नहीं आया। तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो देख कर ही रहूंगा, देखता हूं मुझे क्या होता है, असद हतमी लहजे में बोला। फहद की घबराहट में मजीद इजाफा हो गया। असद किसी भी तरह इसकी बात मानने को तैयार न था। इसे समझाने का वो हर तरीका इस्तेमाल कर चुका था, मगर असद जिद्दी था और इसे इन सब चीजों का हमेशा से ही शौक रहा। वो चाहकर भी अपने बचपन के दोस्त को अकेला नहीं छोड़ सकता था। इसे असद की जिद के सामने मजबूरना रात को इस कब्रिस्तान जाने का फैसला करना ही पड़ा, लेकिन इस फैसले के बावजूद वो ये भी जानता था कि वहां जाना कोई मामूली बात नहीं है। उसका दिल थर थर कांप रहा था। सूरज को काली रात ने अपनी लपेट में ले रखा था, हर तरफ लर्जा देने वाला अंधेरा था। वो दोनों दोस्त जिंदगी के एक ऐसे भयानक मोड़ पे खड़े थे जहां से वापस लूट जाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन था। वो दोनों इस खतरनाक कब्रिस्तान के बाहर खड़े थे। इस कब्रिस्तान में लोग रात तो क्या दिन की रोशनी में भी आने से घबराते हैं। जाने कौन सा राज दफन था इस कब्रिस्तान में। अचानक तेज आंधी चली और जैसे आंधी में एक आवाज आ रही हो, वो आपस जाओ, वो आपस जाओ। फहद ने इसे समझाने की एक आखिरी कोशिश की, मगर असद का फैसला अभी भी वही था, नहीं जो होगा देखा जाएगा, जिंदगी आ मौत। जैसे ही इन दोनों ने अपना पहला कदम कब्रिस्तान में रखा, दोनों पर एक ऐसा डर तारी हो गया, डर की एक शदीद लहर दोनों को छूकर गुजर गई। सारा कब्रिस्तान सुनसान था, कुछ नजर ही नहीं आ रहा था, हर तरफ खामोशी ही खामोशी थी। किसी परिंदे की आवाज तक ना आ रही थी। आधी रात गुजर चुकी थी, लेकिन उनको वहां कोई भी अजीब चीज नजर नहीं आई। दोनों एक दूसरे को कहने लगे, कुछ भी नहीं है यहां, गांव वाले ऐसे झूठ बोलते हैं कि यहां जिन है। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि वहां से एक काली बली भागते हुए गुजरी। तेज अंधी चलने लगी, आसमान पर बिजली चमकी जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आ रहा हो।
जैसे सब कुछ तबाह होने वाला हो। फिर असद की नजर एक कब्र पर पड़ी। कब्र से एक सफेद दाढ़ी वाला इंसान नजर आया, जिसने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे। कब्र से बाहर निकल रहा था। दोनों डर गए और कहने लगे, ए अल्लाह, ये किया है? हम कोई ख्वाब तो नहीं देख रहे? लेकिन वे सब हकीकत में था, सब सच था। वे सफेद दाढ़ी वाला आदमी सामने ही खड़ा था, लेकिन अचानक गायब हो गया। न जाने कहाँ चला गया। दोनों बिल्कुल डर गए, डर के मारे कांपने लगे। दोनों को पसीना आ रहा था डर से। ये सब देखकर दोनों डर कर यहां वहां भाग रहे थे, लेकिन कब्रिस्तान के अंदर फंस चुके थे। हर तरफ कब्रें ही कब्रें थी। बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। फिर उन्हें किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई चीज फटी हो। जब उन्होंने पीछे देखा तो एक कब्र फटी हुई थी। इसमें एक मुर्दा लेटा हुआ था और उसके पास एक सफेद बड़ी दांतों वाली औरत बैठी थी। फहद को लगा अचानक उसकी धड़कन रुक जाएगी। उसने बेसाख्ता असद का हाथ पकड़ लिया। वो खुद डरा हुआ था। वो दोनों जल्दी जल्दी वहां से भाग गए और जाकर एक कब्र पर बैठे गए। रात के 2 बज रहे थे। बहुत खौफनाक कब्रिस्तान था। किसी के रोने की आवाज आ रही थी। दोनों ने देखा तो सामने वही औरत कब्र पर माथा रखे हुए रो रही थी। अचानक वे जोर जोर से रोने लगी। कब्र पर कहने लगी, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मेरा अब के सवा कौन है? अब मुझे कौन निकालेगा कब्र से बाहर? वे दोनों इस औरत के धोखे में आ गए। इसकी बातें सुनकर इनको इससे हमदर्दी होने लगी। उन्होंने समझा शायद ये औरत भी हमारी तरह इस कब्रिस्तान में फंस गई है। असद इसके पास चला गया और पूछा, अब कौन है? क्यों रो रही है? इस औरत ने इनको कोई दर्द भरी कहानी सुनाई और ये दोनों उसकी बातों में आ गए। उन्होंने औरत से बाहर जाने का रास्ता पूछा तो वे रास्ता बताने लगी। वो औरत चलने लगी और ये दोनों भी इसके पीछे चलने लगे। अचानक एक फटी हुई कब्र के पास वो औरत रोक गई। इस औरत ने कहा, बाहर जाने का रास्ता इस कब्र के अंदर से है। फिर वो औरत कब्र के अंदर चली गई और ये दोनों भी इसके पीछे जाने ही लगे थे कि असद की नजर उसके पांव पर पड़ी। इसके पांव उल्टे थे। वे समझ गए ये कोई इंसान नहीं है बल्कि कोई जिन है। ये दोनों जितना तेज भाग सकते थे भागने लगे और पीछे से इस औरत की हंसी सुनाई दे रही थी। ये दोनों कब्रिस्तान से बाहर निकलना चाहते थे। तूफान और तेज हो गया। रात की तारीखी भी ज्यादा हो गई थी। तरह तरह की आवाजें आ रही थी। माहौल में एक अजीब डर छा गया। हर तरफ खौफ ही खौफ था। अचानक बहुत तेज बारिश आने लगी और बारिश खून में तब्दील हो गई। ये दोनों कब्रिस्तान से बाहर जाने की कोशिश करने लगे और दुरूद पाक भी पढ़ रहे थे। इन दोनों ने हिम्मत खो दी थी कि अब हम इस कब्रिस्तान से बाहर कैसे जाएंगे। उनको अपना आखिरी वक्त दिखाई दे रहा था। अचानक एक आवाज आई, भाग जाने चाहते हो तुम दोनों? मौत से भी कभी कोई भागा है? और तुम दोनों को लगता है इस कब्रिस्तान से भागना इतना आसान है? यहाँ लोग आते अपनी मर्जी से हैं लेकिन जाते हमारी मर्जी से है। मालूम नहीं ये आवाज कहां से आ रही थी, लेकिन ये दोनों पूरी तरह से डर से मर रहे थे। फिर से आवाज आई, 21वीं सदी के इंसानों, तुम क्या समझते हो कि जिन भूत कुछ नहीं होता? हर तरफ सफेद कफन में रूहें नजर आ रही थी। वे बहुत खौफनाक शक्ल की थीं। बहुत उनके लंबे लंबे दांत नजर आ रहे थे। उनके जिस्म से खून निकल रहा था। ऊपर आसमान पर काले कौवे मंडला रहे थे। अचानक एक बड़े कद वाला जिन आगे आया इनको मारने के लिए। इन दोनों ने भागना चाहा लेकिन हर तरफ जिन ही नजर आ रहे थे। इन लोगों के पास निकलने का कोई रास्ता नहीं था। एक जिन ने असद को उठाकर कब्र में फेंक दिया। कुछ बदरूहें असद का खून पीने लग गईं। फहद रोता रहा मगर जिन्नों ने असद को मार डाला। असद अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा। अचानक फिर सब जिन वहां से गायब हो गए। सारे कब्रिस्तान में एकदम खामोशी हो गई। फहद असद की लाश पर सर रख कर रोने लगा। थोड़ी ही देर बाद आवाज आई, फहद क्यों रो रहे हो? फहद ने जैसे ही पीछे देखा तो असद खड़ा था और जोर से हंस रहा था। फहद ने सामने पड़ी लाश को देखा और फिर असद की रूह को देखा तो ये खौफनाक मंजर देखकर डर गया और दिल का दौरा पड़ने से वही असद की लाश पर गिर पड़ा। दोनों दोस्त अपनी जिंदगी की बाजी कब्रिस्तान में हार चुके थे। सुबह गांव वालों ने इन दोनों की लाशें कब्रिस्तान में देखी। आज तक किसी को मालूम नहीं हो सका इस कब्रिस्तान के अंदर उन दोनों के साथ क्या हुआ। अहमद ने अपनी कहानी खत्म की। मैंने उसकी तरफ देखा और एक सवाल किया। अहमद से पूछा, ये दोनों तो मर गए थे जब किसी को मालूम ही नहीं चला कि उनके साथ कब्रिस्तान में किया हुआ था, फिर आपको कैसे मालूम है कि उनके साथ किया हुआ? दोनों हंसने लगे। मैं शीशे से इनकी तरफ देखा तो ये बोले,
असद में हूं और फहद ये है। ये दोनों जोर से हंसने लगे कि मैंने अचानक ब्रेक पर पांव रखा। जैसे ही मैंने पीछे देखा तो पीछे कोई नहीं था, दोनों गायब हो गए। मेरे जिस्म से जैसे सारा खून खुश्क हो गया हो। मैं हैरत से उन खाली सीट को देख रहा था। मैंने माथे का पसीना पोंछते हुए बेइख्तियार सी कैफियत में एक बार फिर गाड़ी वापस इसी रास्ते पे मोड़ दी जिससे मैं अभी सफ़र करके आया था। लेकिन मुझ पे हैरतों के तूफान इस वक्त टूटे जब मैंने इस जगह को देखा जहां पानी का नलका लगा था। जहां हमने पानी पिया था वहां कोई नलका नहीं था, बल्कि एक लंबा पीपल का दरख्त था। मुझे अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ। फिर जब मैं इस कब्रिस्तान तक पहुंचा जहां दूर दूर तक कब्रें थीं, वहां कोई कब्रिस्तान न था, वहां लोग खेतों में काम कर रहे थे। एक गहरा सांस लेकर मैंने एक बार फिर से अपना सफर शुरू किया, और ये मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक सफर था। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो। सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब।